Hello students, today we are going to continue the pair of linear equations in two variables for class 10. So basically in this chapter we are learning how to solve linear equations having two variables. In the previous videos I explained you the two methods. Those were the elimination method and the substitution method. Now in this video I am going to teach you about the last method, that is the cross multiplication method. हमने प्रीवियस दो वीडियोस में ये पढ़ा है कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना बेटर हो सकता है, कहाँ पर एलिमिनेशन. जब आप या तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर कंडीशन बाय एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू फॉलो दैट पर्टिकुलर मेथड. बट if it is given that you simply have to solve the two equation, then it is all up to you which method you are considering. Cross multiplication method is a good method because it takes less number of steps, time consumption is less, and it gives you straight away the answer. Whereas in substitution method and elimination method, what you do, you try to make constant same for any one variable and then you try to eliminate that variable, and after that you solve for the another variable. In substitution method, what you do, you calculate the value of one variable in terms of another variable and then you use it in the other equation to calculate the value then for one variable and then simultaneously for the other. But in cross multiplication, we are taking both the variables together at the same time. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है हमेशा, वो ये जो आपने केसेस पढ़े थे, जब आप कोई इक्वेशन कंसिडर करते हो, से लेट्स से a1x ax plus by इक्वल टू सी और ax plus by plus c इक्वल टू 0, देन आपको कंडीशन याद होगी, हमने पढ़ी थी दैट a1 upon a2 if it is not equal to b1 upon b2 then it is the condition of unique solution. If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, then it is the case of infinite many solution. But if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon is not equal to c1 upon c2, then no solution. ये आपको तीनों केसेस अपने याद रखने हैं. इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के केस में आप क्या करते हो कि आप कोई कंडीशन लेते हो कि आपने किसी पर्टिकुलर वैल्यू k के इक्वल मान लिया, लेट्स से y को, और आप x को y के फॉर्म में निकालोगे. आप k की वैल्यू कुछ भी लेट करोगे वो y की वैल्यू हो जाएगी, देन आप उसी के रिस्पेक्ट में x की वैल्यू कैलकुलेट करते हो. इसका मतलब क्या है, सपोज इफ आई एम सेइंग y इक्वल टू x प्लस 2, तो आप यहाँ पर x या लेट्स से x इक्वल्स टू y प्लस 2, तो आप यहाँ y की वैल्यू 1 मानते हो तो उसके रिस्पेक्ट में आपको x की वैल्यू कुछ और मिल जाएगी. y की वैल्यू आप जो भी लेट करोगे आपको उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू मिल जाएगी. वही यहाँ पर कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की. अब इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि हम कैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. सबसे पहले आप ये देखो, आप जब भी कोई दो इक्वेशन लेते हो तो आप उसे इस तरीके से लिखते हो, एक बेसिक फॉर्म में a1x प्लस b1y plus c1 equal to 0 and another equation, let's say a2x plus b2y plus c2 equal to 0. अगर मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, इफ आई वांट टू मेक द कांस्टेंट ऑफ y सेम, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय b2 और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय b1 और मल्टीप्लाई बाय b2 व्हाट आई विल गेट a1 b2x plus b1 b2y plus c1 b2 equal to 0 और multiply the second equation by b1, what you will get a2 b1x plus b1 b2y plus b1 c2 और you can write c1 b2 equal to 0. अब अगर आपको इसमें एलिमिनेशन कैरी आउट करना होता है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, तो आप क्या करते हो, आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो. तो व्हाट आई एम डूइंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब इक्वेशन 3 में से मैं इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, a1 b2 कॉमन आ जाएगा आपका x, तो यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 और कॉमन टर्म हो गई आपकी x प्लस b1 b2 माइनस b1 b2 कॉमन में आ गया आपका y प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 इक्वल टू 0. अब क्योंकि ये दोनों आपकी वैल्यू सेम आएगी तो ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई. यहाँ से आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. अब मैं आपको इस
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये सिखाऊंगी कि आप जो इतना सारा सॉल्व करके वैल्यू लेकर आते हो वो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से डायरेक्टली मिल जाएगी। कैसे आपको बताती हूँ। आपको बस इसमें एक पैटर्न ध्यान रखना है हमेशा। आपको पैटर्न ये फॉलो करना, आपके पास दो इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, another equation is a2x plus b2y plus c2. Cross multiply, you are very much familiar with this word, you must be using it from your junior classes where you are given some sort of expression, let's say x upon 2 equal to x upon 3, तो आपको हमेशा बताया जाता था आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता था, बट क्रॉस मल्टीप्लाई में आप क्या करते हो, यू सिंपली वन डिनोमिनेटर विद द अदर न्यूमरेटर एंड यू टेक द अदर डिनोमिनेटर विद द प्रीवियस न्यूमरेटर। वही आपको यहाँ अप्लाई करना है। मेथड जो आपका तरीका है लिखने का, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले आप टॉप पर लिखोगे x, y और 1, थोड़ा स्पेस लीव करके। अब आप यहाँ लिखोगे अपने नंबर्स, किस फॉर्मेट में वो समझो। आप b से स्टार्ट करोगे, पहली इक्वेशन के नंबर्स लिखो b1 c1, फिर b c एंड देन अगेन a1 एंड देन अगेन b1। लिख दिया आपने पैटर्न। आप अगेन आप बी वाला सेम फॉलो करोगे, ए बी सी वाला ही, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में आप क्या लिखोगे b2 c2 a2 एंड अगेन b2। यानी कि आप यहाँ से ए से इतना स्टार्ट नहीं करोगे, आप बी वाला कांस्टेंट पहले लिखोगे। तो बी क्या लिखा, फिर सी, फिर वापस से ए एंड देन फिर वापस से फॉर्मेट को कैरी ऑन करते हुए बी। लेकिन स्टार्ट हमेशा याद रखना है कि बी से करना, ए से नहीं करना। अब आप यहाँ बनाओगे अपने क्रॉस मल्टीप्लाई के साइन, और आपको कुछ भी नहीं करना। आपने जो ऊपर वेरिएबल जो भी ऊपर लिखा है उसे लिखकर डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 minus a2 b1. Now see the beauty that in a single method, if you are representing the equation in this way, आपको एक इस तरह का पैटर्न मिल जाएगा through which in just 1 or 2 step you can easily calculate the value of x and y. वहीं पर अगर आप यूज करते substitution या elimination, तो you would have been following a certain number of steps to solve that particular equation. अब इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, सिंपली आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है एंड यू विल लैंड अप टू दिस वे, और इक्वल टू से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा दूं जिससे आपको और क्लियर होगा कि आप कैसे अप्लाई करोगे मेथड। Let's take the example of one of the question given in your exercise. Question number 4, exercise 3.5, question number 4, second part. अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है 2x plus y equal to 5 and another equation is 3x plus 2y equal to 8. एक इम्पॉर्टेंट बात, आप इक्वेशन में ध्यान रखोगे कि आपकी सारी टर्म्स एक साइड हो, इक्वल टू की अनदर साइड यू शुड हैव 0. तो फॉर दैट यू विल राइट दिस इक्वेशन एज 2x plus y minus 5 equal to 0 and this equation has 3x plus 2y minus 8 equal to 0. सबसे पहला काम आपका क्या, कॉन्स्टेंट्स को लिख लो इक्वेशन को देखकर। तो a1 equals to 2, b1 equals to 1 and c1 equals to minus 5. वो आप क्लियरली इस फर्स्ट इक्वेशन को देख के लिख सकते हो। सेकेंड इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन से a2 equals to 3, b2 equals to 2 and c2 equals to minus 8. अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप ये चेक करो कि आपकी जो इक्वेशन गिवन है वो कौन से केस को फॉलो करती है, यानी कि उसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे या नो सॉल्यूशन आएंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंग a1 अपॉन a2 लिखोगे तो 2 अपॉन 3 आएगा, b1 अपॉन b2 लिखोगे तो 1 अपॉन 2 आएगा, जो कि अनइक्वल हो गया। यानी कि इसका मतलब ये आपका केस हो गया यूनिक सॉल्यूशन का। अब आपको पता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन, तो आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। अगर सपोज केस आ जाता है ये नो सॉल्यूशन वाला, तो जब आपको पता है ये सोल्यूशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड लगा दो, सोल्यूशन नहीं है फोर्स केस के लिए। और अगर आपको पता चलता है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस है तो आप किसी भी वेरिएबल को एक y वेरिएबल या x वेरिएबल को k के इक्वल मान लेते हैं। ये केस मैं आपको सिखाऊंगी भी। पहले आप इस केस में आपको पता चलेगा यूनिक सोल्यूशन है इसका। तो अब आपको वही मेथड लिखने का x
y और 1. स्टार्ट आपको b से करना, लिखो 1, c1 की वैल्यू -5, अगेन a1 की वैल्यू 2 एंड b1 की वैल्यू 1. ऐसे नीचे लिखो सेकंड वाले के लिए, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू -8, a2 की वैल्यू 3, अगेन b2 की वैल्यू 2. अब लगाओ आप क्रॉस मल्टीप्लाई के साइन. अब इसे सॉल्व करो. x अपॉन 1 इंटू -8 इज -8, माइनस 2 इंटू -5 इज -10, इक्वल टू y अपॉन -5 इंटू 3 इज -15, माइनस का साइन एक जो हमेशा आप लगाओगे, और -8 इंटू 2 इज -16, इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 4, -3 इंटू 1 3. सॉल्व करो. x अपॉन -8 प्लस 10 इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 1. तो अब इसे फर्दर सॉल्व करने को क्या मिलेगा, x अपॉन 2 इक्वल्स टू y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1. अब क्योंकि ये तीन आपको सिचुएशन इक्वल की मिल गई है, तो यू कैन सिंपली यूज x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1. फर्स्ट आपने यूज करा x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन. सी इफ आई एम राइटिंग x इक्वल्स टू y इक्वल टू z, अगर मैं ऐसा कुछ भी लिख रही हूँ तो यानी कि आप x को z के इक्वल डायरेक्टली भी ले सकते हो. तो वही मैंने यहाँ पर किया. आई हैव टेकन x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1. ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट x इक्वल्स टू 2. Now using y upon 1 equals to 1 upon 1, or you can even use y upon 1 equals to x upon 2. यहाँ पर जो आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी वो पुट कर लीजिए. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तब भी y इक्वल टू 1 आएगा. x की वैल्यू को 2 पुट कर दोगे तब भी y इक्वल टू 1 आएगा. Just in a number of 2 or 3 steps I got x equals to 2 and y equal to 1. This is what exactly the beauty of cross multiplication method, कि आपकी जो इक्वेशन बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप्स में सॉल्व होती वो आपकी अब सिंपली 2 या 3 स्टेप में सॉल्व हो गई. लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा याद रखनी है, दैट यू मस्ट हैव 0 ऑन वन साइड ऑफ द इक्वल साइड, जिसके लिए आप सारे टर्म्स को एक साइड पर कलेक्ट करेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि यू विल कैलकुलेट a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 एंड चेक वेदर द पर्टिकुलर केस हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन एट ऑल. फिर देन यू विल कंटिन्यू फॉरवर्ड विद योर मेथड. जो आपकी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड थे उसमें आपको सॉल्व करने पर अगर स्टेटमेंट मिल रही थी तो आप इजीली बोल सकते थे कि भाई या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है. लेकिन इस केस में आपको स्टेटमेंट का तो कोई केस नहीं है. अब आते हैं अगले पार्ट पे. पैटर्न हमेशा मैं यही फॉलो करूंगी. नो सॉल्यूशन केस में तो आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में नो सॉल्यूशन का केस आपका सॉल्व करने के बाद पता चलता है. यहाँ पर आपको पहले ही वो केस अपना पता चल जाएगा. जैसे कि सपोज आई एम हैविंग इक्वेशन 3x minus 5y equal 20 and 6x minus 10y equals to 40. अब पहले जो स्टेप आपका होता है that you will accumulate all the terms on just one side of the equal sign. If you will write it as 3x minus 5y minus 20 equal to 0. Another equation as 6x minus 10y minus 40 equal to 0. First step you will calculate a1 upon a2, b1 upon b2 and if necessary c1 upon c2. तो आप पहले आपने a1 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 के टर्म्स को लिख लीजिए. From comparing these equations to the basic form you get a1 equal to 3, b1 equals to -5, c1 equals to -20, a2 equals to 6, b2 equals to -10 and c2 equals to -40. On calculating a1 upon a2 you will get 3 upon 6. On calculating b1 upon b2 you will get -5 upon -10. On calculating c1 upon c2 you will get -20 upon -40. आप दोनों तीनों को सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 1/2 1/2 1/2. यानी कि आपकी केस आ गया a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू c1 upon c2. यानी कि इसके सोल्यूशन इन दो इक्वेशन की आपकी इनफाइनाइट सोल्यूशन है. इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब होता है दैट यू विल हैव डिपेंडेंट सोल्यूशन, इनफाइनाइट बट डिपेंडेंट, यानी कि सॉल्वेबल इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है. आपको याद होगा हमने टर्म्स पढ़े थे कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का कोई सोल्यूशन नहीं होता. कंसिस्टेंट में दो केसेस होते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन का या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बट डिपेंडेंटली, दैट वाज डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट. अब डिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक वैल्यू को k लेट कर देंगे.
लेट्स से कि हमने ले लिया y इक्वल टू k। अब आप किसी भी इक्वेशन में y को k पुट कर लीजिए। लेट्स से आई एम पुटिंग y इक्वल्स टू k इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो 3x minus 5k minus 20 equal to 0. From here you will get 3x equals to 20 plus 5k, x equals to 20 plus 5k upon 3. अब इसका मतलब क्या हो गया कि आपका इनफाइनाइट वैल्यू सोल्यूशन है, इसलिए आपने y को तो k माना। For every value of y there will be a unique solution for the x. y को मैं 1 लेट करूंगी तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। इफ आई एम कंसीडरिंग y इक्वल्स टू 2 तो मुझे x की दूसरी वैल्यू मिलेगी, यानी कि आई कैन हैव n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर n नंबर ऑफ वैल्यूज। ये आपका केस हो गया इनफाइनाइट सोल्यूशन का। और जब आएगा आपका नो सोल्यूशन तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की नीड नहीं है। नो सोल्यूशन आती है, आप उसको फोर्स लगा के बोल सकते हैं कि ये आपका नो सोल्यूशन का केस है। Now let's take another question. Question number second part. You are asked for which value of k will the following pair of linear equations have no solution. अब आपको equations given है as 3x plus y equal to 1, 2k minus 1 x plus k minus 1 y equal to 2k plus 1. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आपको इक्वल टू के एक साइड ही टर्म्स को रखना है, तो आप इक्वेशन को रीराइट करेंगे एज 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप इन दो क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे बेसिक फॉर्म से, तो आपको मिलेगी a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1 and c1 equal to minus 1, a2 equals to 2k minus 1, b2 equals to k minus 1 and c2 as minus 2k plus 1. साइंस आप हमेशा लेते हुए चलते हो, अगर माइनस की तो मैंने माइनस साइन यहाँ लिया है। अब आपको बोला गया है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दैट फॉर व्हाट यू आर आस्क्ड फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बताया गया है पहले ही कि जो भी वैल्यू k की आएगी वो ऐसी ही हो कि इन दो इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ना हो। कोई सोल्यूशन नहीं होने का मतलब है ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा, ये a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो भाई अभी आप पुट कीजिए a1 अपॉन a2 यानी कि 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। आपको सिंपली इसे सॉल्व करना है क्योंकि ये इक्वल है इसके, c1 अपॉन c2 तो नॉट इक्वल है, तो आपको वो केस लेकर तो कोई फायदा नहीं होगा। आप इतना सा इसका पार्ट लेके सॉल्व कीजिए। From here you will get 3k minus 3 equals to 2k minus 1. सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, k equals to 3 minus 1 यानी कि 2। अब आप एक बार जरा c1 अपॉन c2 करके देखिए, माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1। आपको सॉल्व करके क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन माइनस 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5, यानी कि आपको मिला माइनस 1, आपको मिला 1 अपॉन 5। a1 अपॉन a2 आपका आएगा सॉल्व करने पर 3 अपॉन 2 वैल्यू पुट करेंगे 2 + 4 माइनस 1 3, यानी कि 1 अपॉन 1 आ गया। b1 अपॉन b2 आप सॉल्व करेंगे तो आप करेंगे 1 अपॉन आपकी k की वैल्यू 2 आई तो 2 माइनस 1 1, ये आपका 1 अपॉन 1 आ गया, इक्वल आ गया। और अगर आप ये दोनों तो आपके इक्वल हो गए सॉल्व करने पर, और मैंने अभी आपको c1 अपॉन c2 दिखाया वो आपका आ गया 1 अपॉन 5, यानी कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। द रीजन वाई आई ट्राइड दीज 3 क्वेश्चन इज कि आपको ये पता चले कि इफ यू आर आस्क्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। अगर आपको सिचुएशन गिवन है दैट यू हैव टू सॉल्व द पर्टिकुलर अननोन k e whatever the unknown is written as for a particular case where it must have a unique solution, infinite solution or no solution, तो आप उस केस को लोगे और उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब आपकी ये तो होगा नॉर्मल इक्वेशंस आपको गिवन है, आपको वर्ड प्रॉब्लम भी दी हो सकती है। वर्ड प्रॉब्लम में पहले आप इक्वेशन को जनरेट करोगे फिर सॉल्व करोगे। और जहाँ पर हमेशा याद रखना, अगर इक्वेशन में गिवन है कि व्हाट मेथड यू हैव टू फॉलो दैट यू हैव टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर मेथड, नो मैटर इट इज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर यू आर आस्क्ड। But if not asked, it is no compulsion. You are free to use any method using which you feel comfortable. Okay, thank you. Keep solving question. With this complete whole thing, you are ready to solve exercise 3.5.
of your NCERT or even from any other book, you can solve the respective question and drop down your queries.